ये बताए थे नहीं? चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नहीं, चौथा पॉइंट था हमारा धातु के विलयन लवण से प्रतिक्रिया। नहीं, इसमें क्या था कि अधिक क्रियाशील अगर धातु रहेगा उसको लवणीय घोल में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। जो अधिक क्रियाशील धातु रहेगा, मान चलिए लोहा, ये अधिक क्रियाशील है ना, इसके लवण से ये कॉपर लोहा से कम क्रियाशील है ना, तो इसको इस लवण से हटा के इसका जगह कौन ले लेगा? लोहा ले लेगा। क्या ले लेगा? लोहा। देखो ले रहा है ना, इसको क्या करेगा? हटा के विस्थापित करके कॉपर किसका, कॉपर की जगह कौन स्थान ले लेगा? लोहा। और लोहा जो है अपना विलयन क्या कर लेगा? तैयार कर लेगा, अपना लवण तैयार कर लेगा। और कॉपर को देखो यहाँ विस्थापित कर दिया ना, कॉपर देखो यहाँ विस्थापित है ना इस विलयन से। यही बात बोल रहे हैं, धातु के विलयन से लवण से प्रतिक्रिया अगर करवाएंगे तो अधिक क्रियाशील धातु जो है लवणीय घोल में उपस्थित, अधिक क्रियाशील धातु लवणीय घोल में उपस्थित धातु को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। अधिक क्रियाशील धातु लवण के घोल में जो उपस्थित धातु है उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। कम क्रियाशील है ना, उसको क्या करेगा? विस्थापित करके उसका जगह ले लेगा और नया विलयन तैयार करेगा। इसी को कहते हैं, यही है धातु जो है, जो अधिक धातु है क्रियाशील, कम क्रियाशील को हटाएगा, है ना, कम क्रियाशील को हटा देगा। उसी प्रकार देखिए जिंक लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसको हटा के अपना जिंक सल्फेट बना देगा। लवण बना लिया ना, एक यहाँ लोहा धातु अलग कर दिया, इसको जिंक। उसी प्रकार कॉपर जो है ये सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर कहता है सिल्वर भाई साहब को आप क्या कीजिए, हट जाइए, हम आपका जगह ले लेंगे, क्योंकि आपसे बलवान आपसे ताकतवर हम हैं। तो ये अपना हटा के ये अपना क्या किया? लवण तैयार कर लिया। नहीं कर लिया है? तो अब आगे बताए थे अम्लराज। क्या बताए थे? अम्लराज। अम्लराज किसको कहेंगे? क्या किसको कहेंगे? 3 भाग सांद्र HCl लेंगे, 1 भाग सांद्र HNO3 लेंगे, नाइट्रिक अम्ल, और उसके ताजा मिश्रण को यानी मिला देंगे, उसी को क्या कहेंगे? अम्लराज कहेंगे। अम्लराज बनाने के लिए जैसे देखिए लिए ना एक बीकर, ये लिए कंटेनर लिए ना, इसमें किसका विलयन है? HCl का, HCl का विलयन है, घोल है। और एक में क्या है? नाइट्रिक अम्ल। एक में क्या है? नाइट्रिक अम्ल। अगर आपको अम्लराज बनाना है तो 3 चम्मच किससे लेंगे? HCl से। कितना चम्मच? 3 चम्मच। और 1 चम्मच किससे लेंगे? नाइट्रिक अम्ल से। ले लिए ना, और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? अम्लराज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अम्लराज बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, यानी 3 भाग HCl का, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, और जब वही दोनों भाग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? अम्लराज। यह अति संक्षारक और भभकता हुआ द्रव है। ये जो अम्लराज बनेगा ये कैसा है? भभकता हुआ द्रव, यानी चमकेगा पूरा एकदम, भभकता हुआ। यह सोना और प्लेटिनम को क्या करता है? गला देगा। ठीक है। उसके बाद पुराने आभूषण को नए आभूषण की तरह चमका देता है। नहीं, साफ सुथरा करने में जो है, पुराने आभूषण को नया आभूषण बनाने में अम्लराज का ही प्रयोग किया जाता है। जितने भी स्वर्णकार वगैरह है अम्लराज का प्रयोग करते हैं आभूषण को चमकाने में। ठीक है। आभूषण ये अम्लराज जो है सोना और प्लेटिनम को क्या करेगा? गला देगा। अम्लराज बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? 3 चम्मच HCl, या कोई भी आप मापन लिए, जैसे बाल्टी ले लिए, तो अम्लराज बनाना है तो 3 बाल्टी HCl, 1 बाल्टी नाइट्रिक अम्ल। नहीं, कुछ भी चीज ले लेंगे, अगर डिब्बा से माप रहे हैं तो 3 डब्बा HCl, 1 डब्बा नाइट्रिक अम्ल, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अम्लराज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अम्लराज। क्या इतना बात समझ में आया? ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं सक्रिय श्रेणी। कौन सा श्रेणी? सक्रिय मतलब समझते हैं क्या है? आप क्लास रेगुलर आ रहे हैं, क्लास के प्रति आप क्या है? सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। जैसे चंचल क्लास रेगुलर नहीं आ रहा था, तो ये क्या है? निष्क्रिय है, असक्रिय है। नहीं, असक्रिय मतलब नहीं, निष्क्रिय मतलब नहीं सक्रिय, तो वही हुआ नकारात्मक सेंसी। सक्रिय नहीं है। जो विद्यार्थी लगातार क्लास आ रहे हैं वो क्या है? क्लास के प्रति सक्रिय है। तो कौन कितना सक्रिय है? अब मान चलिए कि कोई है, कोई बच्चा है, आप मान चलिए कोई लड़का है, ठीक है, एक लड़का डेली क्लास आ रहा है तो वह सबसे ज्यादा सक्रिय है। एक लड़का है जो डेली नहीं, बीच बीच में एक आध दिन क्या कर रहा है? एक आध दिन छोड़ रहा है, उससे कम सक्रिय हुआ। एक लड़का है जो बीच में सप्ताह में 4 दिन आता है, 3 दिन छोड़ देता है, तो
कम सक्रिय, एक लड़का आता ही नहीं है, वो तो साफ सक्रिय नहीं है। इस प्रकार से हम सक्रिय के आधार पे बढ़ सकते हैं ना, है कि कौन कितना ज्यादा क्लास आता है, नहीं आता है। तो ये यही हुआ सक्रियता, यानी कौन, अब अगर इस केमिस्ट्री की भाषा में जाने सक्रिय रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन कितना पावरफुल है, किसी चीज के साथ अभिक्रिया अगर करवाते हैं तो कौन कितना जल्दी अभिक्रिया करता है। अभी हम बता रहे थे ना कि जैसे विस्थापन अभिक्रिया में क्या समझे कि अगर पावरफुल धातु है या तत्व है, उससे अगर कमजोर तत्व विलयन बनाया हुआ है, उस विलयन से उसको क्या करेगा, वो स्थापित कर देगा, हटा देगा ना, क्योंकि उससे ज्यादा सक्रिय वो है ना, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अभिक्रिया करने का क्षमता रखता है, नहीं कर सकता है। तो उसी आधार पे हम ये सक्रियता श्रेणी एक है जो देखते हैं किस प्रकार से सक्रिय है, कौन किससे ज्यादा है। देखिए वही विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर, विस्थापन अभिक्रिया हम देख रहे थे ना, क्या कर रहा था, अभी देखे चौथा पॉइंट में कि अधिक अभिक्रियाशील धातु था, वो कम क्रियाशील धातु विलयन बनाया था ना, उससे क्या किया था, उसको हटा के और उसका जगह ले लिया था ना। तो उसी आधार पे कि विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशील क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। जैसे देखिए इसमें सब में देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, पीटी, उससे ज्यादा एयू, उससे ज्यादा एजी, उससे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके ज्यादा लेड, सीसा जिसको बोलते हैं, देखिए लेड, उससे ज्यादा एसएन से क्या आता है, टीन, उसके बाद लोहा, उसके बाद जिंक, उसके ज्यादा एल्युमिनियम से ज्यादा, मैग्नीशियम से ज्यादा, कैल्शियम से ज्यादा, सोडियम से ज्यादा, पोटासियम सबसे ज्यादा है, सोडियम से भी ज्यादा। और सोडियम और पोटासियम ये दोनों ऐसा तत्व है, ये दोनों ऐसा धातु है जिसको अगर खुली आकाश में रख दे तो क्या हो जाएगा, उसमें स्वतः आग पकड़ लेती है, नहीं पकड़ लेती है, उसमें स्वतः आग पकड़ लेगी। सोचो इतना अभिक्रियाशील है। तो ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन हुआ, पोटासियम। कौन हुआ, पोटासियम। उससे कम सोडियम। अगर मान चलिए पोटासियम है, कोई तैयार किया है, सोडियम तैयार किया है, कोई विलियन मान चलिए सोडियम तैयार किया हुआ है, क्या सोडियम को पोटासियम हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा है, क्योंकि इससे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटासियम। सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कहेगा कि हट भाई तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम है, इसको हटा देगा। तो यही तो अभी कंफ्यूज है सर, किससे कौन बड़ा है, किससे, एक लिस्ट तैयार बना दी है ना, अब इसके आधार पे चेक कर लेगा ना कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखिए बताइए, पोटेशियम से ज्यादा, सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटासियम। कैल्शियम से ज्यादा अभिक्रियाशील सोडियम और पोटासियम। अगर ये दोनों आ जाए तो इसको क्या करेगा, हटा देगा, नहीं। तो देखिए सोडियम, ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ तीव्र यानी बहुत ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है, समझे ना, तुरंत रिएक्ट करेगा। अब उसी तरह देखिए मैग्नीशियम कौन है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड और हाइड्रोजन, ये सब जो है अम्ल से कैसा अभिक्रिया करता है, मंद अभिक्रिया करता है, लेकिन धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, लेकिन धीरे धीरे। तो बताइए इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन हुआ, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम भी आ जाए, पोटासियम भी आ जाए, तो क्या मैग्नीशियम को नहीं हटा देगा है? तो जो सबसे ज्यादा ऊपर है, अगर मान के चलिए कि लोहा में, अभी देखे थे ना कुछ देर पहले, लोहा और जिंक में, तो बताइए किसको हटा, लोहा को हटा देगा, जिंक नहीं, जिंक हटा देगा, क्योंकि लोहा से ज्यादा पावरफुल कौन है, जिंक है। अगर लोहा आ गया उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, तो बताइए लोहा को कौन हटा देगा, मैग्नीशियम हटा देगा, नहीं हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो सब देख लीजिए अभिक्रियाशील कितना है। तो ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, ये अम्ल से क्या करता है, मंद अभिक्रिया। उस दिन हम नोट में लिखाए थे ना कल कि कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, पारा, ये सब अम्ल से नहीं अभिक्रिया करता है, ये सब अम्ल से नहीं अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो एक आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या बताइएगा, कॉपर, हाँ कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, HG को पारा भी याद रखिए, पारा। क्या फिर से बोलिए, कॉपर, पारा, उसके बाद चांदी,
एजी मतलब चांदी, एजी पायल ला दीजिए, तो पायल किस चीज का होता है? चांदी का। एजी बोलते हैं पति को, महिला से बोलती है ना, एजी क्या ला दीजिए? पायल ला दीजिए। तो पायल कभी सोना का देखे हो? चांदी का रहता है। तो एजी मने क्या? चांदी। एयू मने सोना। एयू एयू क्या ला दीजिए? सोना। एयू मने सोना। एजी एजी का समझ गया तो एजी मने चांदी, तो एयू अपने बता देगा, नहीं बता देगा? एयू। पीटी मने प्लेटिनम, पीटी मने प्लेटिनम। एचजी मने पारा, एचजी किसका संकेत है? पारा। सीयू मने कॉपर, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब हमसे अभिक्रिया नहीं करता है। और जो है ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, एसेंटीन, पीवी लेड और हाइड्रोजन, ये हमसे मंद अभिक्रिया करता है। और सबसे तेज अभिक्रिया कौन करता है? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इस आधार पर आप बताइए, प्लेटिनम से प्लेटिनम ज्यादा अभिक्रियाशील है कि एसेंटीन? तीन है। इस आधार पे बता सकते हैं ना, इस लिस्ट के आधार पे आप बता सकते हैं। इस लिस्ट को क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। नहीं के लिए पोटेशियम का संकेत क्या आता है? के। सोडियम का संकेत Na, कैल्शियम का संकेत Ca, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, ठीक है। लोहा का, टीन का, लेड का, हाइड्रोजन का, कॉपर का, पारा का, चांदी का, सोना का, प्लेटिनम का। सबको याद हो गया ना संकेत? सब यही सब ना घूम रहा था अभिक्रिया में, नहीं घूम रहा था, यही सब देख रहे थे। तो यहाँ लिख लिए ना आप कि इससे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन कौन कैसे है। तो यही अभिक्रियाशील तत्व है, धातु है, जो सक्रिय श्रेणी इसी को कहा जाता है। जब हम घटते क्रम में सजा दे तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता ऊपर है, तो घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में ही है, इसी को कहते हैं सक्रिय श्रेणी। ये विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाया गया है। समझ में आया ना? किसके? विस्थापन अभिक्रिया में। तो अब विस्थापन अभिक्रिया में कौन किसको कैसे हटाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? विस्थापन अभिक्रिया में ये इसको हटा देता था ना, तो आपके मन में एक संशय रहता था, सर कौन किसको हटा पाएगा, सर ये क्लियर नहीं है, है? आखिर कैसे पता चलेंगे ये इसको हटा देगा? तो ऐसे पता, यहाँ से पता कीजिएगा कौन किससे ज्यादा पावरफुल है, हम बता दिए। यहाँ देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन किसको हटाएगा। जो सबसे पहले रहेगा और उसके नीचे जो रहेगा उसको क्या करेगा? हटा देगा, नहीं हटा देगा। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटासियम, उसके बाद सोडियम। अगर मान के चलिए कैल्शियम दे दिया, उसके बाद लेड दे दिया, तो किसको? लेड को क्या करेगा? हटा देगा। कैल्शियम लेड को हटा देगा। इस आधार पर जो है सक्रिय श्रेणी निर्धारित होती है, ठीक है। ठीक, चलिए अब धातु के बारे में पढ़ते हैं। धातु क्या है? धातु के बारे में पढ़ चुके हैं। धातु मेरा अंतिम पॉइंट पे है, नहीं अंतिम पड़ाव पे है। धातु के बारे में क्या क्या पढ़े? धातु क्या होती है? अधातुवर्ध होती है। धातु क्या होती है? तन्य होती है। धातु विद्युत और उष्मा का क्या होती है? चालक होती, सुचालक होती है, नहीं होती है। तो इस उसे ही क्या कह देंगे? धातु का देंगे। एक परिभाषा वो है। एक धातु का और परिभाषा आप लिख सकते हैं, वह तत्व जो अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। देखिए हमने क्या बताया, कोई भी तत्व का पैटर्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, एक पैटर्न है। क्या है? पैटर्न है, उसके आधार पे टूटेगा। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखी है? 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18। इस आधार पे क्या करेगा? तो और भी है आगे। इस आधार पे क्या करना होगा? हमको तोड़ना होगा। इस आधार पे तोड़ना होगा। अब तोड़ना होगा तो परमाणु संख्या के, मान चलिए यहाँ उदाहरण लिए किसका? सोडियम का। किसका लिए? सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। जब 11 को तोड़ेंगे तो बताइए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2, दूसरा कक्षा में कितना रखेंगे? 8। तो 8 2 10 तो हो गया। अब कितना बच गया? मेरे पास कितना लड्डू था? 11 लड्डू। इसमें 2 लड्डू दे दिए, 8 लड्डू। दूसरा कक्षा कितना लड्डू मांगता है? 8। अब तीसरा कक्षा आप बताइए कितना लड्डू बचा? एक लड्डू नहीं। तो अब लास्ट में हमने बताया कि अगर 1 रहे लास्ट में, 2 रहे, 3 रहे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। अगर 5 रहे, 6 रहे और 7 रहे, 8 पुर गया तब तो खेले खत्म। तब तो उसको न चाहिए, न लेगा न देगा, कुछ कहीं ना। 8 अगर 5 6 7 रहे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? अगर 4 रहे तो क्या करेगा? साझा करेगा। इतना बात क्लियर है सबका? अच्छा लिख दिया साझा, ऐसे साझा नहीं तो ये करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वही क्या कहेगा? धातु। अब देखते ये इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर देगा तो 8 पुर गया। दूसरा कक्षा में 8 चाहिए तो क्या अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया ना? अगर पहला कक्षा में 2 रहेगा तो अस्थायी हो गया,
दूसरा कक्षा में 8 रहना चाहिए तो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तीसरा में कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्या हो गया, अस्थाई हो गया। 18 है अस्थाई हो गया, नहीं हो गया अस्थाई। तो ये अस्थाई ये पैटर्न बन गया तो वो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 2 8 1, यहाँ 8 चाहिए, क्या अस्थाई है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या अस्थाई हो जाएगा ना, त्याग कर देगा। तो त्याग करने वाला क्या होता है, धातु। त्याग करने वाला धातु। तो वही बात लिखे, वह तत्व जो अस्थाई विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, क्या कहलाता है, धातु। जैसे क्या है, सोडियम। सोडियम क्या है, धातु है। और कुछ भी 12 नंबर पे बताइए क्या होगा, धातु होगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 12 नंबर पे आएगा 2 होगा ना, है 13 नंबर पे। अब देखो मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम ले, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, 12 पक्का है। अगर तोड़ दो तो क्या आता है, 2 8 10 2 12, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्या हो गया, धातु हो गया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला क्या कहलाता है, धातु। क्या कहलाता है, धातु। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है। देखो त्याग कर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है ना, इसलिए सोडियम क्या है, एक धातु है। तो क्या बताए, इलेक्ट्रॉन का त्याग चेक कैसे करेगा, अगर ये धातु है को धातु है। चेक करने का सबसे आसान तरीका है, क्या लिखे, उसका परमाणु संख्या लिख दीजिए, उसके बाद विन्यास कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो क्या है, धातु है। क्या है सॉरी। उसके बाद देखिए लास्ट में, धातु के लास्ट में क्या लगा रहेगा, यम। क्या लगा रहेगा, यम। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे यहाँ देखिए हीलियम, यम लगा हुआ है ना, लेकिन ये क्या है, अधातु। यही अपवाद है, यही क्या है, अपवाद है। तो लेकिन लगभग अगर आ जाए तो यम लगा हुआ रहे लास्ट में तो वो क्या है, धातु है। ज्यादातर एक आध गो मिस होगा, जैसे हीलियम मिस कर गया ना, है हीलियम क्या है, अधातु है। हीलियम क्या है, अधातु। और हीलियम गैस है। ऐसे भी तुम गैस अगर है तो वो तो होगा नहीं, होगा। धातु में द्रव के फॉर्म में कौन सा है, कौन सा ऐसे एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, पारा। और वही अधातु में कह देंगे तो कौन, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए। धातु में पारा और धातु में ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पे, वो है ब्रोमीन। अब अधातु समझिए किसको कहते हैं। धातु क्या थी, अधातवर्ध एवं तन थी। धातु उष्मा एवं विद्युत का क्या था, कुचालक था। जस्ट उसके विपरीत क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। अभी बताए ना, वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का, बताइए ये स्वचालक होगा, नहीं, कुचालक होगा। ये क्या होगा, कुचालक होगा। अधातवर्ध एवं तन होगा, नहीं, क्योंकि धातु अधातवर्ध एवं तन होता है, ये अधातवर्ध एवं तन नहीं होता, ये टूट जाएगा। इसको हथौड़ा मारिएगा, धातु क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। कार्बन कोयला देखा है ना, कोयला को पीट पीट के तुम चादर बना सकता है, मारेगा तो चूर चूर हो जाएगा, भंगूर नहीं हो जाएगा, है। तो ये क्या हो गया, अधातु, जो अधातवर्ध एवं तन नहीं होता। अब वही ले लीजिए, हमारा सोना को पीटिए न कस के, मारिए मालिक, जितना पीटना है पीटिए, हम चदरा के रूप में बदल जाएंगे। लेकिन ले लीजिए कोयला को, एक के बार में खेल खत्म। कोयला कहेगा राम नाम सत्य है। चलिए देखिए होता है। तथा अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन कौन बनाता था, धातु। ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये सब गुण जिसमें होगा ना, कुचालक होगा विद्युत का, ठीक है, करंट नहीं लगेगा उसमें। अधात एवं तन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। पीट पीट के चदरा के रूप में नहीं बना सकते, तार के रूप में नहीं बना सकते। और अम्ल से अभिक्रिया करवा देंगे, लवण और हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, वो सब क्या होगा, अधातु। और दूसरा क्या बना सकते हैं परिभाषा, वह तत्व जो अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, अधातु। ग्रहण करता है, क्या करता है, इसी के जगह पर त्याग के जगह पे क्या लिख दीजिए, ग्रहण, क्या कहला जाएगा, अधातु। अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जो ग्रहण करेगा वो क्या आ जाए, जैसे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन कितना नंबर पे है, 17। तोड़िए 2 8 8 2 10, इधर कितना होगा 7। तो बताइए, बताए 5 6 7 रहे, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। क्लोरीन क्या हो गया, अधातु। क्लोरीन क्या हो गया, देखो है अधातु, है निश्चित। तो जो त्याग ग्रहण करेगा वो अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धातु। तो क्या अधातु अधातवर्ध एवं तन होता है, नहीं। उष्मा का सुचालक या कुचालक, कुचालक। उष्मा का क्या होगा, कुचालक। क्या ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन बनाएगा, नहीं बना। जस्ट उसके विपरीत लिख देना है। और धातु की संख्या कितना है, ये बदलते रहता है यार, कोई 17 बोलता है, कोई 18 बोलता है, कोई 22 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होते रहता है। तो कितने अधातु है, 22। ये नॉर्मल
ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये विवाद का विषय है। जिनमें 11 अधातु किसके रूप में है? गैस के रूप में। 10 क्या है? ठोस के रूप में। जैसे देखिए गैस के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस के रूप में है कि नहीं? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। तोड़िए इसको, 2 और 6, बताइए 2 इलेक्ट्रॉन लगा कि नहीं? तो क्या हो गया? अधातु। क्या हो गया? देखो ना तुम, है ना परमाणु संख्या 6, 2 6, जो 6 है तो बताइए क्या ग्रहण करेगा ना? ग्रहण करने वाला क्या होता है? अधातु। त्याग करने वाला धातु। साझा करने वाला उपधातु। नहीं, कार्बन को छोड़ के देखिए जिनमें 11 धातु गैस के रूप में, जैसे देखिए गैस बोलिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन, ये सब गैस के फॉर्म में है। गैस ऑक्सीजन बताओ गैस में है ना? नाइट्रोजन का गैस होता है, क्लोरीन क्या गैस नहीं, उसके बाद हीलियम गैस, आर्गन क्या गैस, हाइड्रोजन क्या है गैस, ये सब गैस के रूप में है। 10 अधातु ठोस के रूप में होते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन। 10 अधातु क्या होते हैं? ठोस के रूप में होते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस और आयोडीन और ईटीसी। बहुत सारे अधातु हैं जो 10 गो है। कितना? 10 गो जो ठोस के रूप में है। बताओ कार्बन, कोयला ठोस के रूप में है कि नहीं है? कार्बन के 2 अपरूप है, जो जिसको क्या कहते हैं? कार्बन के अपरूप है, जैसे देखिए हीरा, क्या हीरा, और क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। और क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। हीरा देखिए चमकीली होती है ना, है तो ये अधात वर्ग एवं तन होता है, ये चमकीली नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद में है। जैसे देखिए हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या होता है? चमकीली होता है। ग्रेफाइट कौन है? पेंसिल देखा है ना? पेंसिल में लगा होता है ना अंदर में नोक, जिससे लिखते हैं, वही क्या है? ग्रेफाइट। बैटरी का टर्मिनल देखा है ना, 2 जिसमें चुट्टा फंसाते हैं, नहीं होता है, वो किसका है? ग्रेफाइट का। कितना मुलायम होता है? छुआ मुलायम होता है ना, है तो वही ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक है, ये ठोस के रूप में है। फास्फोरस, आयोडीन, ये देखिए चमकता नहीं है, और धातु चमकता नहीं है, चमकीली नहीं होती, लेकिन ये सब अपवाद है। आयोडीन सब क्या होता है? चमकता है, ये सब अपवाद है। आयोडीन चमकता है। अब सीधा ये 2 क्वेश्चन याद रखना है। धातु में कौन तत्व कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है? हाँ, पारा। धातु के पारा। और धातु में ये दोनों याद रहेगा ना। और धातु में कमरे के तापमान पे कौन रहता है? और धातु में ब्रोमीन। और धातु में पारा। याद रहेगा। कितने धातु प्राकृतिक रूप, अच्छा कितने तत्व है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? 94। कितने कृत्रिम? 24। याद रहेगा सारा चीज। ठीक, अब जो है हम क्या देख लेते हैं? धातु का भौतिक गुण। और धातु देख लिया, किसको कहते हैं? उष्मा एवं विद्युत का धातु क्या होता है? कुचालक होता है। अधात वर्ग एवं तन होगा? नहीं। वो क्या अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा, नहीं कुछ नहीं बनाएगा। ठीक ना। और धातु क्या होता है? जस्ट धातु का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो बताओ, और धातु चमकीली होती है? नहीं, धातु चमकीली होती है। पहले नंबर लिखाए थे भौतिक गुण का, धातु का क्या लिखाए थे? धातु में चमक होती है, जिसको धात्विक चमक कहते हैं। इसमें यह चमकीली नहीं होता है। एगो अपवाद क्या है? आयोडीन, ये चमकीली होती है। तब एगो के लिए पूरा नियम चेंज कर दें? नहीं ना, है इसलिए जो है और धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। अब बताओ ना, एगो किसी कुछ एगो के लिए पूरा गांव चेंज कर देगा, उसको अपवाद में रख दो। ये क्या है? अपवाद है। उसी तरह जो है एगो के लिए चमकीली नहीं बोल सकते हैं, चमकीली नहीं होती है। अपवाद में दे दिए किसको? आयोडीन को। आयोडीन चमकीली होती है। या उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन एक अपवाद इसका भी है, कौन? ग्रेफाइट। यह क्या होता है? सुचालक होता है। यह क्या होता है? सुचालक होता है। इसलिए ग्रेफाइट देखते हैं बैटरी के टर्मिनल वगैरह में लगाते हैं ना, बैटरी दो ना, एगो करिया चुट्टा है, एगो ललका चुट्टा लगाता है, और जिसमें चुट्टा फंसाता है वही किसका बनाता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल के भीतर देखता है ना, वो क्या है? ग्रेफाइट है। करंट लगाएगा उसमें करंट लग जाएगा, इसलिए पेंसिल टेंसिल मत घुसाना, समझ गया ना बोर्ड में। इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या आता है? सुचालक। लेकिन वो है क्या? अधातु। लेकिन क्या है वो? ग्रेफाइट अधातु। या उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? अधातु, कुचालक होता है। और धातु में कठोरता नहीं पाया जाता। कहेगा कि सर कोयला तो कठोर है, उसको कठोरता नहीं बोलते, उसको कहते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं? भंगुर। एक बार हाथ से छूट गया नीचे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कांच क्या होता है? कठोर की भंगुर? भंगुर। हाथ से छूट गया तो गयो सनम। नहीं, और धातु में कठोरता नहीं पाई जाती है, अर्थात अधातु क्या होते हैं? भंगुर। भंगुर किसको बोलते हैं? जो एक बार गिर गया तो क्या हो जाए? चकना चूर हो गया, चकना चूर हो गया। तो कोयला सब गिर गया तो एक बार में क्या हो गया? फूट के चकनाचूर हो जाएगा। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, कठोर नहीं। और धातु में अधातु वर्ग एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। और धातु को तुम पीट पीट के चंद्रा के रूप में बना देगा, तार के रूप में बना देगा? नहीं। लेकिन धातु ले लो, चंद्रा के रूप में बदल देगा ना, है। और धातु कोयला ले लो, तुम चंद्रा के रूप में बदल सकता है, मारेगा थोड़ी, खेल खत्म।
अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। यह कम्य ताप पर गल जाएगा, कम्य ताप पर ये क्या हो जाएगा? खोल उबल जाएगा। क्वथनांक माने उबलना, क्वथनांक माने जिस ताप पर उबल जाता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक का दूसरा नाम क्या है? द्रवनांक, द्रव में बदल जाए, नहीं तो वो सब क्या होता है? कम ताप पे ही ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, खोल जाएगा। अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। अधातु का कहीं भी नहीं देखेगा घंटी वगैरह बना हुआ, सब किसका देखेगा? धातु का देखेगा। सब किसका देखेगा? धातु। तो अधातु ध्वनिक नहीं होता है। इतना इसका क्या है? भौतिक गुण। जस्ट धातु का विपरीत है कि नहीं? जस्ट धातु का विपरीत है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे अधातु का कौन सा गुण देखेंगे? रासायनिक गुण देखेंगे। कौन सा गुण देखेंगे? रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण कब देखेंगे? कल। रासायनिक गुण कब देखेंगे? कल। ठीक है, इतना बात समझ में आया? किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? ठीक, चलिए अगली क्लास कल करते हैं। धन्यवाद।